हरिओम क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगरों के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी उसकी क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले संस्कृति की विशेषता को समझने से पहले हम समझेंगे कि वास्तव में संस्कृति क्या होती है। तो चूँकि संस्कृति कृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है करना, जिसे हम परिभाषित कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि संस्कृति किसी समाज की गहराई में व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप को संस्कृति कहते हैं, जिसमें समाज के लोगों के सोचने, विचारने एवं कार्य करने के स्वरूप को अंतर्निहित किया जाता है। तो कृ धातु से जो संस्कृति शब्द बना है इसके 3 शब्द होते हैं। जैसे एक कृ हो गया जिसका अर्थ करना होता है, और दूसरा इसका संस्कृत जो रूप होता है वो प्रकृति और जिसका अर्थ होता है मूल स्थिति, और इसका तीसरा जो शब्द होता है वो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है जिसे हम विकृत कहते हैं। तो चूँकि संस्कृति जो शब्द है वो अंग्रेजी के कल्चर शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है कल्चर, और उस कल्चर का हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी रूपांतरण होता है संस्कृति, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोतना, परिष्कृत करना या संस्कारित करना या पूजा करना होता है। तो संस्कृति जो मानव के विकास का जो स्तर होता है उसमें मानव के मानसिक स्थिति को या मानसिक विचारों की प्रगति को संस्कृति कहा जाता है, जबकि सभ्यता को मानव के भौतिक विकास के प्रगति को मानव की सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति की विशेषताओं के बारे में हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से उसकी संस्कृति को जानने का प्रयास कर सकते हैं, या उसकी संस्कृति को हम जान सकते हैं कि वह संस्कृति किस प्रकार की थी। तो हमने कुछ पॉइंट नोट कर दिया है, जैसे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन एवं अंत्येष्टि संस्कार। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम बारी बारी से समझेंगे कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले राजनीतिक संगठन आता है। तो राजनीतिक संगठन के अंतर्गत ये बातें आती हैं कि यदि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई यह सभ्यता लगभग 600 वर्षों तक चली थी। और इन 600 वर्षों तक, यानी इतनी लंबी अवधि तक और इतने बड़े क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार हुआ, तो इसका कारण ये है कि इस सभ्यता को फैलाने में या इस सभ्यता के विस्तार में किसी न किसी एक ऐसे संगठन का कार्य हो सकता है जो इसे सुचारू रूप से विस्तारित करने या इस सभ्यता को फैलाने में अहम भूमिका निभाता है। तो बात आती है कि यदि अगर इसका कोई राजनीतिक संगठन करता या कोई इसे संश्लेषित करने वाला या इसको समायोजित करने वाला यदि नहीं होता या नहीं रहा होगा, तो यह सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में और इतने वर्षों तक स्थापित नहीं हो पाती। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो सभ्यता थी किसी न किसी तरह से वो एक राजनीतिक संगठन के द्वारा संगठित थी जो काफ़ी लंबे समय तक चली थी। इसके बाद अगला नंबर है आपका सामाजिक संगठन। चूँकि सामाजिक संगठन, चूँकि समाज जो था सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था, जिसमें सबसे पहला वर्ग उच्च वर्ग आता है, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में वे लोग आते थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी स्थल में या प्रागैतिहासिक स्थल जो खोजे गए थे उसमें किसी भी स्थल में ऐसी 2 चीज़ें खास थी, जिसमें हमने बताया था कि एक पूर्वी टीला और एक दक्षिणी टीला हुआ करता था। तो चूँकि पूर्वी टीले में जो लोग रहते थे वो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जिन्हें हम पुरोहित के नाम से भी जानते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो समाज के 3 वर्ग बटे हैं, तो उच्च वर्ग वाले जो लोग थे वो दुर्ग में रहते थे, यानी ऊंचाई पे जो स्थित था,
उसमें लोग रहते थे। मध्यम वर्गीय जो नीचे वाले क्षेत्र में रहते थे उन्हें मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा वहाँ पर निवास किया जाता था। और जो कि निम्न वर्ग के जो लोग आते थे, यानी या कह सकते हैं हम कि निम्न वर्ग का तात्पर्य है जो एकदम निचले तबके के लोग होते थे, जिन्हें हम दास के नाम से भी जानते हैं। तो इन लोगों को जो वो शहर के या नगर के बाहर भी इनका निवास हुआ करता था। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा था, उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्गीय। कुछ यहाँ पर सामाजिक संगठन में विकृतियों के अवशेष भी पाए गए, जहाँ पर कहा जाता है कि कुछ मूर्तियों में, जैसे खुदाई के दौरान जो मूर्तियां पाई गई थी, खुदाई के दौरान जो मानव के अवशेष पाए गए थे, यानी मानव की हड्डियां पाई गई थी, तो उसमें कुछ ऐसे युगल समाधान पाए गए थे। यानी खुदाई के दौरान जो शवों के अवशेष पाए गए थे उसमें युगल समाधान थे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि एक पुरुष की मृत्यु हुई है तो उसके साथ साथ महिला की भी हड्डियों के अवशेष पाए गए थे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ दफनाया जाता था, तो इस अवशेषों के माध्यम से ये भी हम जानते हैं कि यदि ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है। तो चूंकि एक हमने पढ़ा होगा कि सती प्रथा, तो सती प्रथा के अंतर्गत यही बातें कही जाती थी कि यदि किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसी के साथ जला दिया जाता है, या उसका अंतिम संस्कार यानी उसको उसी के साथ दफना दिया जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर सती प्रथा का भी प्रचलन था, इसलिए ये जो सामाजिक संगठन था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो इस बात की ये पुष्टि हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन, अगला हमारा बिंदु है आर्थिक जीवन। चूँकि किसी भी व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है, तो चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जीवन की जीविका को चलाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, मनके, मृदभाण, मृणमूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ, यानी ये कहा जाए तो मुख्य रूप से उनका जो आर्थिक जीवन के साधन थे वो मुख्य रूप से 4 थे: कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार। कृषि में वे फसलें जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती थी और मार्च अप्रैल में काट ली जाती थी, वैसी ही फसलें वहाँ पर बोई जाती थी। जैसा कि आज भी हमारे यहाँ वही फसलें बोई जाती हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। उसके साथ साथ इसमें कृषि में जो फसलें प्राप्त हुई थी उनमें गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में, और उसके साथ साथ धान के अवशेष पाए गए। उसके साथ साथ टोटल कहा जाए तो अनाज की दृष्टि से, यानी कृषि में प्रयुक्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ थे उसमें कुल मिलाकर 9 प्रकार की खाद्य सामग्रियों को बोते थे कृषि में। तो यहाँ पर वो उनके अवशेष पाए गए थे, जिनमें से केवल 9 ऐसे खाद्य पदार्थ ही थे जिनका वो कृषि के रूप में उपयोग करते थे। अगला है आपका पशुपालन। चूँकि दूसरे नंबर का है पशुपालन, यानी आर्थिक जीवन का जो साधन था इनका पशुपालन था। चूँकि ये पशुपालन के माध्यम से भी अपने आर्थिक जीवन को चलाने के लिए इसमें सहयोग करते थे। तो पशुपालन में ये निम्न पशुओं को पालते थे, जैसे बैल, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी और भी कई प्रकार के पशुओं को ये पालते थे, जो इनके आर्थिक जीवन को चलाने के लिए सहायता प्रदान करते थे। रोक दें, हाँ रोक दीजिए। आगे जो उनके तीसरे नंबर का जो व्यापार था, यानी
आर्थिक जीवन को चलाने के लिए उनका जो तीसरा प्रमुख व्यवसाय था तो वो शिल्प था। शिल्प में जो शिल्प था उनका एक, मान लीजिए कि वस्त्र उद्योग का प्रमुख व्यापार था। इसमें ये सूती के कपड़े यानी सूती के वस्त्र निर्माण करते थे। तो सूती के वस्त्रों में ये प्रमुख शिल्प कला जो थी उसमें ये सूती के वस्त्रों का निर्माण ही प्रमुखता से होता था। आगे व्यापार, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता या मिस्र के देशों में भी इनका व्यापार होता था। चूँकि यहाँ से जो वस्तुएं जैसे नील इत्यादि की खेती होती थी तो इससे भी ये कुछ जो अतिरिक्त पैदावार होती थी या अधिक उत्पादन होता था उसको दूसरे देशों में भी वो बेचते थे, जिससे इन्हें अर्थ की व्यवस्था हो जाती थी और ये अपने आर्थिक जीवन को चलाने में सहयोग प्राप्त करते थे। उसके साथ साथ मनके जो एक आभूषण की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, जो जिसे हम मोती के नाम से भी जानते हैं। मृदभाण यानी मिट्टी के बने जो मृदभाण होते हैं यानी बर्तन। मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की बनी जो मृण मूर्तियाँ होती हैं वो भी व्यापार के अंतर्गत आती थी। उसके साथ साथ प्रस्तर मूर्तियाँ का भी निर्माण किया करते थे। मृण मूर्तियों में एक खासियत थी कि मृण मूर्तियों का निर्माण जो करते थे वो चिकोटी विधि के माध्यम से करते थे। तो चिकोटी विधि से मृण मूर्तियों का निर्माण में यदि देखा जाए तो मानव मूर्तियाँ काफ़ी सुव्यवस्थित और सुंदर निर्मित की जाती थी। चूँकि हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्तियाँ, मानव की मृण मूर्तियाँ उतनी अधिक मात्रा में नहीं पाई गई जितनी कि पशु पक्षियों की मृण मूर्तियाँ पाई गई थी जो चिकोटी विधि के द्वारा बनाई गई थी। आगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा, मातृदेवी का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुई थी जिनमें एक स्त्री के गर्भ से धार्मिक जीवन में मातृदेवी की पूजा, चूँकि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा, पशुपति की पूजा, लिंग योनि की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष की पूजा किया करते थे। उसमें मातृदेवी की पूजा सर्वप्रधान पूजा थी, जिसमें हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर जो आयताकार की मुहर थी उसमें दर्शाया गया था कि एक स्त्री के गर्भ से पौधे को विकसित होते दिखाया गया था। तो इसका तात्पर्य ये था कि पृथ्वी से निकलने वाले पौधों को जिस प्रकार से संश्लेषित एक माता करती है उसी प्रकार से पृथ्वी से जो निकलने वाला पौधा होता है वो भी संश्लेषित होता है और पृथ्वी की पूजा को ही मातृदेवी की पूजा कहा जाता है। ठीक यह पूजा उसी प्रकार की थी, यानी हड़प्पाई लोग यही समझते थे कि पृथ्वी की जो पूजा है वो मिस्र की जो नील देवी की पूजा किया कर, नील देवी की पूजा आइसिस की पूजा की तरह ही करते थे, जिस प्रकार मातृदेवी की पूजा यानी पृथ्वी की पूजा की जाती थी। आगे इसमें पशुपति की पूजा की जाती थी। तो धार्मिक जीवन में मुख्य रूप से इन्हीं देवी देवताओं की पूजा हड़प्पाई लोग किया करते थे जो उन्हें श्रेष्ठ मानते थे। यानी वो ये सोचते थे कि ये जो मातृदेवी की पूजा हम कर रहे हैं वो एक तरह से अपनी पृथ्वी की ही पूजा कर रहे हैं, यानी पृथ्वी देवी की पूजा कर रहे हैं। तो ये धार्मिक जीवन में इनका मुख्य देवी देवताओं के प्रमुख ये देवी देवता थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। आगे 5वां नंबर है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार, यानी 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार हुआ करते थे। यानी जब हड़प्पाई लोगों की मृत्यु होती थी तो उसमें संस्कार जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी उसमें 3 प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाया करते थे, जिसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। में हड़प्पाई लोग का जो समाधिकरण का व्यवस्था थी
वो सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था थी, जिसमें मृत लोगों के शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में करके दफनाया जाता था, जिसमें उनके साथ साथ कंघे, मोतियां या कुछ विशेष प्रकार की उससे संबंधित वस्तुओं को दफनाया जाता था, जो उनके पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत आता था। यानी उनके मृत शरीर के साथ उत्तर दक्षिण दिशा में उनके साथ कुछ ऐसी सामग्रियां जो उनसे जुड़ी थी उनको दफनाया जाता था। और आंशिक समाधिकरण में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसमें उसके शव को ऐसे ही दफनाया जाता था जैसे आधा भाग उसको दफना दिया जाता था और आधे भाग को खुला छोड़ दिया जाता था, ताकि पशु पक्षियां के लिए कुछ छोड़ दिया जाता था, जिसे हम आंशिक समाधिकरण कहा जा सकता है, जिसमें शरीर को कुछ खुला छोड़ दिया जाता था और कुछ शरीर के भाग को दफना दिया जाता था। और आपका तीसरा है जो दाह संस्कार। यह हड़प्पाई लोगों का एक प्रसिद्ध संस्कार था, जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर को या तो पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था या उसे जला देने के बाद उसकी अस्थियों को एकत्र करके फिर उसको दफना दिया जाता था या उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो ये मुख्य 3 प्रकार की जो अंत्येष्टि संस्कार थे, यानी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर 3 प्रकार से उसको दफनाया या उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। तो इन 3 विधियों का ही वो हड़प्पाई लोग प्रयोग करते थे। अब संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की विशेषताओं की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार से थी। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एवं इस वीडियो के विषय में आप कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य लिखें। नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।